हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। और जो भी मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा तो वहाँ पर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देंगे, आपको समझा देंगे कि इसका आंसर कैसे मिलेगा और क्या मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखना। और इस क्वेश्चन को अगर PDF में डाउनलोड करना चाहते हो तो फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम की मदद से इस क्वेश्चन को PDF में डाउनलोड कर सकते हो। तो जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम बिना लेक्चर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैथ का पहला क्वेश्चन है, बिंदु -12, -18 का भुज है। तो सबसे पहले दोस्तों मान लेते हैं कि कोई बिंदु है x, y। तो x, y बिंदु में हम लोग x को क्या कहते हैं दोस्तों? भुज कहते हैं। x को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और जबकि y को हम लोग क्या कहते हैं? y को हम लोग कोटि के नाम से जानते हैं। y को हम लोग कोटि के नाम से जानते हैं। तो x क्या कहलाएगा? भुज कहलाएगा और y कोटि कहलाएगा। तो x पहला वाला है, तो पहला वाला यहाँ पर भुज का काम करेगा। तो यहाँ पर -12 क्या होगा? भुज होगा। तो -12 ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में -12 है और -12 एक भुज का काम करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ पर थीटा का मान ऑलरेडी दे दिया है, बस आपको जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पर आपको 90 डिग्री का मान रखकर आपको निकाल देना है। तो यहाँ पर रखिए, तो साइन 90 डिग्री और माइनस कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 का मान क्या होता है? साइन 90 का मान 1 होता है, और जबकि कॉस 90 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो 1 में से 0 घटेगा तो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो 1 यानी कि प्लस में 1 मिलेगा, तो बी नंबर में आपका दिया है 1। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन 3 नंबर का आता है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है? यानी कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होता है? अगर आपको नहीं याद होगा तो कॉस 60 का मान तो याद होगा। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 का मान क्या हो जाएगा? सिर्फ 2 हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो 2 मिल जाएगा। तो देखिए, तो चारों ऑप्शन में 2 किसके बराबर है? tan 60 का मान नहीं होगा। tan 60 का मान चूँकि क्या होता है दोस्तों? √3 होता है। और जबकि क्या होता है? कॉट 30 का भी दोस्तों √3 में मिलेगा। ठीक है, और जो यहाँ पर कौशक 60 दिया है इसका मिलेगा आपका आंसर 2 बटे क्या मिलेगा? 2 बटे √3 मिलेगा। लेकिन जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है कौशक 30 डिग्री, इसका मान और सेक 60 डिग्री का मान दोनों आपस में बराबर होता है, क्योंकि सेक 60 का भी मान 2 होता है और कौशक 30 का भी मान क्या होता है दोस्तों? 2 ही होता है। इसलिए आपका आंसर होगा ए नंबर। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखिए, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेमी दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो काफ़ी हल्का है, बना सकते हैं। 6 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से, मान लेते हैं कि ये वृत्त हो गया और 6 सेमी त्रिज्या है वृत्त के। ठीक है, 6 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से कितने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखा की लंबाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हो गया। ठीक है, और यही आपको लंबाई ज्ञात करना है। ये तो ऑलरेडी दोस्तों 10 दे दिया है। ठीक है, और यही आपको लंबाई ज्ञात करना है। तो पी का काम करेगा, तो पी बराबर h² माइनस क्या होता है दोस्तों? h² माइनस b² अंदर रूट में। तो h का मान कितना है दोस्तों? h का मान 10 है, 10 का स्क्वायर 100 मिलेगा, और माइनस 6 का स्क्वायर कितना मिलेगा? 36 मिलेगा। तो घटेगा तो कितना मिलेगा दोस्तों? 64 मिलेगा। 64 अंदर रूट में मिलेगा। ठीक है, और अंदर रूट में क्या मिलेगा? 64 मिलेगा, और 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो यहाँ पर 8 देखिए, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि नहीं दिया है? बिल्कुल दिया है, बी में 8 दिया है, तो हम लोग बी पर टिक लगाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आ गया कि यदि एक वृत्त का दोस्तों क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो इसकी परिधि क्या होगा? इसकी परिधि आपको ज्ञात करना है, मतलब कि परिधि क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों वृत्त का परिधि क्या होता है? 2πr होता है। तो जब वृत्त का परिधि 2πr होता है तो 2 ऑलरेडी दिया है, मतलब 2 तो हो जाएगा। और पाई का भी मान हमें मालूम है 22/7, लेकिन आर का मान नहीं मालूम है। तो आर का मान हम कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r² होता है, और पाई r² ऑलरेडी वृत्त का क्षेत्रफल 154 दिया है, तो 154 हो जाएगा। ठीक है, तो r² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? r² बराबर 154, और नीचे क्या हो जाएगा? बाटा में पाई हो जाएगा, 154 बटे पाई। तो 154 बटे जब पाई दोस्तों हो जाएगा, r² बराबर क्या हो जाएगा? 154 बटे पाई। तो 154, और पाई का मान क्या होता है दोस्तों? 22/7 होता है। क्या होता है? 22/7 होता है। ठीक है, तो अब 7 को ले जाकर ऊपर गुना कर दीजिएगा, तो 154 क्या हो जाएगा? गुने 7 मिल जाएगा, और नीचे क्या मिल जाएगा दोस्तों? 22 मिल जाएगा। तो देखिए, तो 22 और 54 कितना बार में कट रहा है? अब कटा कर हमें बताइए तो कितना बार में दोस्तों कट रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम अभी इसको कटा देते हैं। ठीक है, यहाँ
पर दोस्तों 22 से 54 कितना 154 कितना बार में कटेगा, 7 बार में कटेगा। तो 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आर स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, 49 मिलेगा। 49 अगर आर का मान यहाँ से निकालेंगे, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर बराबर 49 है, तो आर बराबर क्या मिलेगा, अंदर रूट 49 और 49 का वर्गमूल सिर्फ 7 होता है। तो 7 देखिएगा ऑप्शन में कहाँ है। तो चूंकि आर का मान क्या मिला दोस्तों, सॉरी दोस्तों, चूंकि आर का मान हमें क्या मिला है, हमें आर का मान 7 मिला है। क्या मिला है, आर के मान 7 मिला है। तो हमको वृत्त का परिधि निकालना है। तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर होता है। 2 पाई आर इक्वल टू 2 गुने पाई का मान 22/7 और इक्वल टू आर का मान हमें 7 मिला है। तो 7 से 7 कट जाएगा तो 22 दूना 44 मिल जाएगा। तो 44 ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम लोग सी पर टिक लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आर त्रिज्या वाले गोला का आयतन होगा। आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होगा। सबसे पहले दोस्तों गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का क्षेत्रफल तो आपको याद ही होगा 4 पाई आर क्यू होता है। तो उसका आयतन क्या होगा, 4 पाई आर क्यू होगा। क्या होगा, 4/3 आर क्यू होगा। सॉरी दोस्तों, 4/3 आर क्यू होगा। ठीक है, तो देखिए तो कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4/3 पाई आर क्यू घन इकाई में दिया है। तो यही गोले का आयतन होता है, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए तो अगला क्वेश्चन का आता है दोस्तों, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है। प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्यक है। तो ये भी काफ़ी हल्का है। ठीक है, इसका आंसर क्या मिलेगा, इसका आंसर फटाफट कमेंट करके बताइए। तो इसका आंसर दोस्तों क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम 6 अभाज्य संख्याओं का माध्य, 6 अभाज्य संख्या बताइए तो 1 हो गया और 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या। तो 6 अभाज्य संख्या का माध्यक आपको निकालना है। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रश्न है, 16 का मिलान चिन्ह है। तो 16 का मिलान चिन्ह देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, इसमें 5 है जो मतलब कि लंबवत है, जो मतलब कि अभिलंब की तरह है, वो 4 है, और बीच में से कट गया तो वो लेकर 5 हो जाएगा। तो 5 5 10 5 15 एक ये हो गया 16। तो 16 का यही हो जाएगा मिलान चिन्ह। ठीक है, क्वेश्चन है 9 नंबर दोस्तों, समांतर श्रेणी 0, -4, -8, -12 का सार्वअंतर क्या होगा। तो सार्वअंतर निकालने के लिए हम लोग दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं, या फिर तीसरा पद में से दूसरा पद, या फिर चौथा पद में से तीसरा पद। तो -4 में से -0 घटाइएगा तो ऑलरेडी -4 ही मिलेगा। तो -4 यहाँ पर सी नंबर में है। तो आपका आंसर भी क्या होगा, बिल्कुल सी नंबर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहुपद y² - 6y + 8 का घात है। तो यहाँ पर दोस्तों बहुपद यानी कि सबसे ज़्यादा पावर क्या है, 2 है। तो 2 है तो ये द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो सबसे ज़्यादा पावर भी 2 है, तो 2 आपका पावर भी हो जाएगा आंसर। अब पूछेगी ये कौन सा समय मतलब किस प्रकार का बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है, क्योंकि पावर 2 है तो द्विघात बहुपद कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग 11 नंबर प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है दोस्तों, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों। वहाँ पर तो मतलब कि द्विघात अगर बहुपद का व्यापक रूप पूछे आपसे तो ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाइएगा, लेकिन यहाँ पर त्रिघात बहुपद का पूछा जा रहा है तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाना है। सॉरी दोस्तों, सी पर टिक लगाना है। किस पर, तो सी पर टिक लगाना, क्योंकि सी में जो दिया है वो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, 12 नंबर दोस्तों प्रश्न देखिए क्या कहता है। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि अल्फा, बीटा द्विघात बहुपद fx = x² - 5x + 7 के मूल हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इस मतलब कि द्विघात बहुपद से a और b और c का मान निकाल लेना है। तो ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, -5, और सी बराबर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी 7 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/, होता है। तो बी का मान -b है तो माइनस माइनस प्लस बी हो जाएगा, और ए का मान क्या 1 है तो 1 से भाग देंगे तो आपका 5 ही मिलेगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या मिल गया, 5 मिल गया। और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा, c/a। तो c का मान 7 है और a का मान 1 है, तो 7 में 1 से भाग देंगे तो 7 ही मिलेगा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान 5 मिला है, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या मिला है, अल्फा प्लस बीटा का 5 और अल्फा इंटू बीटा का मान 7 मिला है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो ये मतलब दिया है इसको हम क्या करते हैं, इसको एलसीएम बनाते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बाई क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का हम लोग मान निकाले थे 5, और अल्फा इंटू बीटा का मान निकाले थे 7। तो 5/7 देखिएगा ऑप्शन में कहाँ है, तो 5/7 ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी पर टिक लगाएंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न आ गया दोस्तों, द्विघात बहुपद 6x² - 7x - 3 के शून्यक होंगे।
6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो आपको तो फैक्टर तोड़ना आता ही होगा। आप इसका फैक्टर तोड़िए और देखिए कि इसका मान कितना मिल रहा है। ठीक है, फैक्टर तोड़ने के बाद x का 2 मान मिलेगा और वो 2 कौन सा मान है ये आप फैक्टर तोड़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो एक्चुअली में इसका आंसर ए नंबर होगा। ठीक है, आप लोग फैक्टर तोड़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, फैक्टर तोड़ने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। जैसे 6x² है और तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 9x हो जाएगा और यहाँ पर प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 2x और माइनस 3। अब आराम से आप लोग 2x कॉमन 3x कॉमन लेकर बना सकते हैं। 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब आप आराम से कॉमन लेकर बनाइएगा तो आपका मान ए नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों फिर से आ गया। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f इक्वल टू x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालें। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/, होता है। तो b का मान ऑलरेडी 2 है तो -2 और a का मान क्या है 1 है, तो क्या हो जाएगा वो -2 हो जाएगा। ठीक है, -2 हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान। ठीक है, और जो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा, तो अल्फा इंटू c/a, तो c का मान 3 है और a का मान 1 है, यानी कि 3 मिलेगा। क्या मिलेगा, 3 मिलेगा इक्वल टू में, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान -2 मिला है और अल्फा इंटू बीटा का मान 3 मिला है। तो फिर से आप इसको बनाइएगा तो क्या मिलेगा, जब आप इसको बनाइएगा तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा ऊपर मिलेगा और नीचे में अल्फा इंटू बीटा मिलेगा। इसका जब आप हल कीजिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का मान -2 है और नीचे में 3 मिला है, तो -2/3 ऑप्शन नंबर देखिए तो बी में दिया है। तो आप लोग इसी पर टिक लगाकर छोड़ दीजिएगा क्योंकि यही आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर। दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है या फिर एक हल है या फिर दो हल है या फिर अनंत अनेक हल है। तो इसका आंसर क्या होगा, 15 का सही जवाब हो गया बी नंबर, एक हल होंगे, केवल और केवल एक हल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो दोस्तों जो रूट में रहता है वो अपरिमेय संख्या होता है और जो रूट से बाहर होता है वो क्या होता है, वो परिमेय संख्या होता है। तो ए वाला जो है वो रूट में है तो रूट में है तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और डी में भी रूट में है तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, और जो सी नंबर है वो भी अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि दोस्तों एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल हमेशा मतलब कि अपरिमेय संख्या के बराबर ही होता है। और जो बी नंबर में है वो भी रूट में है, लेकिन दोस्तों ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है, सेम है, दो रूट दो कट जाएगा तो सिंपल में सिर्फ 2 मिलेगा, और 2 क्या है, रूट में नहीं है। तो रूट में नहीं है तो आपका आंसर यही होगा, यही एक परिमेय संख्या होगा, बाकी सभी आंसर अपरिमेय संख्या है। तो आप आंसर मतलब इसी पर टिक लगाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर देखिए तो 17 नंबर प्रश्न कहता है कि दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा, दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा, एचसीएफ आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, दो, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए आपका आंसर 2 मिलेगा। कैसे मिलेगा, दो सम संख्या ले लीजिए, जैसे 2 4 ले लेते हैं। अब इसका आप लोग एचसीएफ निकालिए तो मौसा निकालिए तो 2 ही मिलेगा, या फिर 4 6 का निकालिए तभी 2 मिलेगा, 8 10 का निकालिएगा तभी वही मिलेगा, या फिर 14 16 का निकालिएगा तो अभी वही मिलेगा। यानी कि दो सम संख्याओं का आपको एचसीएफ निकालना है और देखना है कितना मिल रहा है आंसर, तो 2 ही मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा गुणे ए बी का लौसा निम्न में किसके बराबर है। ठीक है, तो दोस्तों याद रखना क्या होता है दोस्तों, मतलब कि दो संख्याओं का मौसा और लौसा निकालने के लिए उसमें क्या होता है, पहली संख्या गुणे क्या होता है दूसरी संख्या, और इक्वल टू में क्या होता है जो संख्या दिया रहता है उसका लौसा और गुणे उसका मौसा। तो एक संख्या a, b हो गया, ठीक है, और दूसरा भी संख्या क्या हो गया a, b हो गया। तो इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर है, तो a इंटू बी के बराबर है। तो a गुणे b ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाना। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखने वाले हैं। 19 नंबर दोस्तों प्रश्न कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने की तकनीक है। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से हम लोग क्या निकालते हैं, तो मौसा निकालते हैं। क्या निकालते हैं, मौसा निकालते हैं, इसलिए आपका आंसर भी मौसा ही होगा, ऑप्शन नंबर जो बी में दिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पाई है, तो पाई एक ऑलरेडी अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, आइरेशनल नंबर होता है, आइरेशनल नंबर यानी कि पाई एक अपरिमेय संख्या होगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों अगला क्वेश्चन है दोस्तों दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, एक हल है, अनगिनत हल है या फिर दो हल है। तो 21 का आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, कोई हल नहीं होगा, जब समानांतर होगा तो कोई हल नहीं होगा।
और अंतिम प्रश्न है, यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और यहाँ पर दिया है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 का, तो इसका भी आंसर ए ही नंबर ही हो जाएगा, कोई हल इसका भी नहीं होगा, इसका भी क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही और वीडियो मतलब आप लोग देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्वेश्चन को PDF में डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन होकर इस क्वेश्चन को PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। तो जाइए फटाफट हमारे टेलीग्राम के साथ ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर सभी छात्र ज्वाइन हो चुके हैं, बस आप लोग सिर्फ बाकी है, तो जाइए आप लोग फटाफट ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।